पढ़ेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। वैसे तो स्टैटिक जीके चल रही थी हमारी, लेकिन स्टैटिक जीके होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पहले हमने क्या कर लिया था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में, एक तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कर ली थी और दूसरा क्या कर लिया था तब, फंडामेंटल राइट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे शुरू से, पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं उसके, और उसके बाद उसमें शेड्यूल्स कितनी होती हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो पहले, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट फर्स्ट क्या बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट सेकंड, सिटीजनशिप। पार्ट थर्ड बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, इसकी फंडामेंटल राइट्स की। पार्ट फोर्थ बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हाँ भाई, सबसे पहले देखा हमारी हेडिंग क्या है, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके टोटल कितने भाग हैं। तो टोटल कितने भाग हैं, 22। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे 3 पार्ट ऐसे हैं जिनको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, एक पार्ट 7, एक पार्ट 19 और एक पार्ट 22। ये 3 पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारे पार्ट्स पढ़ने हैं। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, बिल्कुल मतलब कोई मतलब के ही नहीं है। वो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो ना कभी पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। बाकी के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं, उनको पढ़ेंगे वन बाई वन। सबसे पहले है पार्ट 1, क्या कहता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडिया है पूरा, वो अपने आप में क्या है, एक यूनियन है। किसका, स्टेट्स का। किसका, स्टेट्स का। अलग अलग स्टेट्स हैं, उन सबको मिलाकर क्या बना हुआ है, एक कंट्री बना हुआ है, एक यूनियन बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनियन, और उसका एरिया जो है टेरिटरी। तो इसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पार्ट फर्स्ट में बात हुई है किसकी, उस यूनियन की और उसकी टेरिटरी की, यानी इसमें कितने स्टेट हैं। ठीक है ना, स्टेट्स कोई हमें ऐड करना है तो नया स्टेट ऐड कर देंगे, कोई जो स्टेट पहले से है उसका एरिया कम करना है, उसके एरिया को बढ़ाना है। ठीक है ना, ये चीज तो इसकी बात की गई है पार्ट फर्स्ट में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। ध्यान रखना इस बात को, यूनियन जितने भी स्टेट्स हैं उसके, उनकी बात की गई है, उनका एरिया बढ़ाने से घटाने तक लेकर, या फिर कोई न्यू स्टेट ऐड करना है, या फिर कोई स्टेट को खत्म ही कर देना है, उसके एरिया को किसी दूसरे स्टेट में ऐड कर देना है। ये वाली बातें कहाँ की गई हैं, पार्ट फर्स्ट में, आर्टिकल 1 से 4 तक। अब आते हैं पार्ट सेकंड पर। पार्ट सेकंड बात करता है सिटीजनशिप की, किसकी, सिटीजनशिप की। अब तुम जानते हो जैसे हमारा जो इंडिया था, कंट्री था, वो 1947 में आजाद हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता मिली। अब उसके बाद सिटीजनशिप कैसे दी जाए, सिटीजनशिप लोगों को, मतलब जो लोगों को सिटीजन माना जाएगी, इंडिया का सिटीजन कौन होगा, उसका पैरामीटर्स क्या होंगे। ठीक है ना, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होंगी कि वो जो इंसान है वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। तो वो सारी बात कहाँ की गई है, पार्ट सेकंड में, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है ना, क्या क्या कंडीशंस होंगी इंडिया का सिटीजनशिप लेने के लिए, या फिर कोई बाहर की कंट्री का कोई सिटीजन है, वो इंडिया में रहकर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, उसकी बात कहाँ की गई है, पार्ट सेकंड में, आर्टिकल 5 to 11। क्लियर है,
अब आते हैं पार्ट थर्ड पर, जिसमें बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की, जो तुमने पढ़ चुके हो। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की टॉपिक किया था हमने आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ऐसे राइट्स जो सभी के लिए फंडामेंटल है, यानी कि सभी के लिए जरूरी है। जो इंसान इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया का सिटीजन है, उसके लिए राइट्स फंडामेंटल है, यानी कि उसको मिलने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। इनका वायोलेशन होने पर आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? अब आते हैं पार्ट फोर्थ पर, जो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 टू 51। अब इसे समझो ध्यान से कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है। जितनी भी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट तो देखो, एक तो यूनियन गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री की एक है, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या होती हैं? स्टेट गवर्नमेंट। तो जब ये अपनी जनता की भलाई के लिए जो पॉलिसीज बनाएंगी, ध्यान से देखना है वर्ड स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य जो अपनी क्या कहते हैं, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए जो पॉलिसीज बनाएंगे, जो पॉलिसी बनाएंगे वो किनको ध्यान में रखता है बनाएंगे? इनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। यानी पार्ट फोर्थ में कुछ ऐसी बातें की गई हैं, ऐसे कह सकते हो कि डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो देश की सरकारें हैं वो किन चीजों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाएंगी। ठीक है, तो इनमें वो बातें की गई हैं कि जिनको ध्यान में रखकर, या इनमें जो बातें लिखी हुई हैं उनको लेकर क्या कहते हैं, देश की सरकारें, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें हो, वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज को बनाएंगी। और इनमें कौन सी बातें की गई हैं? इनमें बातें की गई हैं पब्लिक वेलफेयर की। किसकी? पब्लिक वेलफेयर, यानी लोगों के कल्याण की बातें की गई हैं, जिससे लोगों का वेलफेयर हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़े, वो ऊंचा हो। ठीक है ना, ये चीज है। तो ये पार्ट थे, तुमने सबसे पहले देखा पार्ट फर्स्ट, जिसमें यूनियन और उसकी टेरिटरी यानी स्टेट्स और उनकी गवर्नमेंट्स की बात की गई है। ठीक है ना, स्टेट्स जो होते हैं उनके एरिया की बात की गई है, कोई स्टेट ऐड करना है या रिमूव करना है, ठीक है, या किसी स्टेट के एरिया को बढ़ाना है, घटाना है, वो बात यहाँ हुई है। सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजन बनने के लिए क्या पैरामीटर्स, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई बाहर का कंट्री का सिटीजन आता है, अगर वो इंडिया में आकर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी, वो बात कहाँ हुई है? पार्ट सेकंड में, आर्टिकल 5 टू 11। क्लियर? अब आते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में बात हुई है फंडामेंटल राइट्स की। बता दिया मैंने, सभी के लिए फंडामेंटल है जो भी इंडिया में पैदा हुआ है। अच्छा, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट होते हैं जो सभी को नहीं मिलते हैं। सभी को मतलब जो इंडिया का सिटीजन है उनको तो सारे फंडामेंटल राइट मिलते हैं, लेकिन बाहर से कोई आता है, जैसे कोई विदेशी नागरिक जो आते हैं ना, फॉरेनर्स जो आते हैं, उनको भी फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं हमारे, लेकिन सारे नहीं। कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, और इंडियन सिटीजन को सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। क्लियर है? फंडामेंटल होते हैं यानी बेसिक होते हैं, ऐसे कह सकते हो कि ये बिल्कुल इंसानी जीवन के जो मौलिक अधिकार होते हैं कि उनको ये होने ही चाहिए इंसानी जीवन जीने के लिए, कि इंसान को अपना जीवन जीने के लिए जिन बेसिक राइट्स की जरूरत होती है वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। क्लियर है? जैसे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू लाइफ, ये बेसिक राइट्स हैं। किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी जीने के लिए इन राइट्स की जरूरत होगी। इनके बिना उसका जीवन कैसा होगा? एक गुलाम की तरह हो जाएगा, तो फिर उस जीवन का फायदा क्या है? समझ लो। पार्ट फोर्थ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 टू 51। फिर बताया मैंने, इसमें ऐसी बातें की गई हैं जिनको मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उन्होंने इसमें ऐसी बातें ऐड करी थी कि आने वाले समय में जब देश की सरकारें चुनी जाएंगी तो वो देश की सरकारें इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाएंगी, पॉलिसीज बनाएंगी, जिससे जनता का क्या होगा? वेलफेयर होगा, कल्याण होगा। क्लियर है? तो ये तो पार्ट फोर्थ। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, पार्ट फोर्थ है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी होती हैं? 11। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A। ठीक है ना, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी कि वो हमारे अधिकार हैं, ये हमारी ड्यूटीज हैं, नहीं हमारे कर्तव्य हैं। हमारी क्या कहते हैं, देश का संविधान, देश की सरकारें हमसे उम्मीद करती हैं कि हम इन फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करेंगे, करना चाहिए, लेकिन बाउंड नहीं है। मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स को आप लागू करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जाके, यहाँ ऐसा नहीं है। मतलब सरकार आपको फोर्स नहीं कर सकती कि करो ही करो इनको, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि आप इनका पालन करेंगे अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो। फिर बात आती है पार्ट फिफ्थ की। पार्ट फिफ्थ बात करता है यूनियन की। अब यूनियन मतलब जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है उसके अंदर आने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात होती है। ठीक है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कानून को लागू करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? कानून को लागू करने का काम करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात होती है इसमें, वाइस प्रेसिडेंट की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, और उनकी
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात होती है, आर्टिकल 52 टू 78। ओवरऑल पूरे यूनियन की बात है 52 टू 151, यानी ये बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो रहा है इस पार्ट में हमारा, ठीक है ना। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, वो सारी चीजें यहाँ कवर हो रही है एक तरीके से, कि क्या क्या प्रोविजंस होते हैं उनको लेकर। फिर आता है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसके मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है ना। उसके मेंबर में अगर कोई मिस्टेक करता है, जैसे कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, उसको संसद से हटाया कैसे जाएगा, ठीक है। बिल आते हैं बहुत सारे, लॉ बनते हैं, तो वो लॉ लाने का प्रोसेस क्या होगा। कोई बिल आएगा तो जैसे बिल होते हैं बहुत सारे, 3 तरीके के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल, ठीक है ना। तो उनका प्रोविजन होता है कि मनी बिल कैसी कंडीशन में लाया जा सकता है बिना लोकसभा स्पीकर की परमिशन के। तो जितने भी प्रोसीजर होते हैं पार्लियामेंट के, वो बात यहाँ की जाती है। क्लियर है। आर्टिकल 79 टू 122, मतलब केवल ये जो एक पार्ट है यूनियन, ये इस तरीके से 5 चैप्टर्सों में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? 5 चैप्टर्स में। पहला एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम की बात होती है 52 टू 78 आर्टिकल में। पार्लियामेंट, उसके सारे प्रोसीजर की बात होती है 79 टू 122। फिर आता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस स्टेट लेवल पर भी आता है, सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर कौन लाता है? प्रेसिडेंट। अब ऑर्डिनेंस होता क्या है समझ लो। कानून बनाने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का। लेजिस्लेचर का ही तो होता है भाई, कानून बनाने का काम होता है पार्लियामेंट का, सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है ना। तो जब पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाने का, और उसका लागू करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। अब ऐसी कंडीशन हो देश में जब पार्लियामेंट ना चल रही हो, ठीक है ना। पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, साल में 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, और एक होता है विंटर सेशन। कौन सा? बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। सबसे लंबा सेशन कौन सा होता है? बजट सेशन, ठीक है ना। सबसे लंबा सेशन होता है बजट सेशन, जो पूरा मई तक चलता है, मार्च अप्रैल से लेकर, फरवरी से लेकर मई तक चलता है पूरा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा मॉनसून सेशन, जो जुलाई में शुरू हो जाता है, जून जुलाई में। फिर आता है विंटर सेशन, जो सबसे छोटा होता है। तो जब ये तीनों सेशन में से कोई भी सेशन नहीं चल रहा होता, उस कंडीशन में कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ गई कि ये कानून अभी अर्जेंट में बनना है, तो वो कैसे बनेगा? ऑर्डिनेंस से। कैसे बनेगा? ऑर्डिनेंस से। यानी प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, वो कौन बताता है? आर्टिकल 123। कौन सा बताता है? आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं उस कंडीशन में जब पार्लियामेंट का कोई भी सेशन ना चल रहा हो, यानी पार्लियामेंट रनिंग में ना हो। ऐसी कंडीशन में कोई अर्जेंट में, इमरजेंसी में कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आता है, यानी एक बिल, एक प्रपोजल, एक ड्राफ्ट लेकर आता है और उसको ऐसे ही लागू कर देता है, ठीक है ना। वो कानून बन जाता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि वो ऑर्डिनेंस, जो कानून बनाया गया है, वो 6 महीने के अंदर अंदर संसद से पास हो जाना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो 6 महीने बाद फिर से उसे दोबारा वही ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। मतलब ऐसे कह सकते हो कि इसकी वैलिडिटी जो होती है वो कितनी होती है? 6 मंथ्स की। कितने की? 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स के अंदर वो तो या तो पार्लियामेंट से पास करा दो उसे, तो वो चलता रहेगा कानून, नहीं हुआ तो दोबारा लाना पड़ेगा। और वो पूरा कानून बनकर हमेशा हमेशा के लिए तभी रेडी होगा जब वो संसद से पास हो जाएगा। क्लियर है। ये केवल अर्जेंट में, इमरजेंसी में प्रोविजन है कि क्या कहते हैं, अर्जेंट में कोई कानून बनाने की जरूरत हो तो पार्लियामेंट रनिंग में ना हो तो प्रेसिडेंट अपनी, उसकी ये पावर्स हैं कि वो आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस लाके वो कानून बना सकता है। क्लियर है इतनी बात। अब आ जाओ जुडिशरी पर। इसी यूनियन में यूनियन जुडिशरी की बात होती है। सेंट्रल लेवल पर कौन सा कोर्ट होता है? केवल एक, सुप्रीम कोर्ट। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ जुडिशरी का भी एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर जिसमें सुप्रीम कोर्ट होता है, उससे नीचे स्टेट्स के हाई कोर्ट होते हैं, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, और उससे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। हम यूनियन की बात कर रहे हैं, यानी सेंट्रल लेवल पर बात हो रही है, तो केवल किसकी बात होगी? सुप्रीम कोर्ट की। कहां से कहां तक बात हुई है? आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, अगली क्या चीज है? अगली चीज है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लिखो, इसका मतलब समझाऊंगा क्या होता है अभी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च करती है ना, उसके पास जितनी भी कमाई हो रही है, जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा जा रहा है, उस सबका हिसाब किताब रखने वाला कौन होता है? कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं कैग। क्या बोल देते हैं? कैग, CAG, कैग। फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी सरकार के खर्चों पर नजर रखने वाला व्यक्ति होता है। ये पूरी एक संस्था होती है, लेकिन इसका जो हेड होता है उसको यही बोला जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है ना? वो सरकार के खर्चों पर नजर रखता है कि सरकार अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। जैसे सरकारों में घोटाले हो जाते हैं ना, गवर्नमेंट्स में स्कैम हो जाते हैं, तो उनको पकड़ने की जिम्मेदारी इसी की होती है। नजर रखता है सरकारी खर्चों पर कि कहीं भी कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, और होता है तो अपनी रिपोर्ट देता है उस पर। किसको देता है रिपोर्ट? प्रेसिडेंट को देता है। किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? कहां से कहां तक बात हुई है? आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। अब हम आगे की बात करेंगे पार्ट 6 की। जैसे यहाँ पे यूनियन की बात हुई है, ऐसी पार्ट 6 में किसकी होगी? स्टेट्स की। यही सारी चीजें होंगी। वहां पे स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात होगी। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आ गया? गवर्नर आ गया। प्रेसिडेंट की जगह पर कौन आ गया? गवर्नर आ गया। वाइस प्रेसिडेंट जैसा कुछ कुछ पोस्ट होती नहीं है स्टेट में, मतलब उसके कंपेरेटिवली कोई वैसी पोस्ट नहीं होती। लेकिन स्टेट में जब स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो वहां प्रेसिडेंट की जगह कौन आ जाएगा? गवर्नर। और PM की जगह CM और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है ना? ऐसे ही पार्लियामेंट की बात होगी तो वहां पे क्या आ जाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो जाएगी, उसके प्रोसीजर की बात हो जाएगी। ऑर्डिनेंस, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट ला सकता है, ऐसे ही वहां पे गवर्नर ला सकता है। स्टेट लेवल पर भी कानून बनते हैं, तो अगर स्टेट की लेजिस्लेचर नहीं चल रही है और कोई अर्जेंट में कानून बनाना है, तो वहां का गवर्नर ऑर्डिनेंस लाके वो कानून बना सकता है। सेम कंडीशन उसके संग है कि उसको भी 6 महीने के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराना होगा। ठीक है? जुडिशरी की बात करें तो वहां क्या आ जाती है? हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। किसकी बात आ जाती है? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होते हैं अलग अलग, फिर उसमें उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है? उनकी बात हो जाती है। जैसे यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वहां पर नहीं होती कोई भी बात, क्योंकि यही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब देश में चलने वाली सभी सरकारों के खर्चों पर नजर रखता है। ठीक है ना? समझ गए? देश में जितनी भी सरकारें हैं उन सब पे, उनके खर्चों पर नजर रखता है अकेला व्यक्ति। सरकार जो भी कुछ करती है उसका सारा हिसाब किताब इसकी आंखों के सामने चलता है, ऑडिट करता है। जैसे CA होते हैं, CA वो क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो खर्चे होते हैं उनका पूरा हिसाब किताब बनाते हैं। वैसे ही ये हिसाब किताब बनाता है। तो जब ये हिसाब किताब बनाता है तो उसके सब ये देखता है कि इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ। तो कोई पैसा ऐसा होता है जिसका खर्चा मेंशन नहीं होता, वही पकड़ना होता है ऐसे। इसीलिए कहते हैं कि ये इसको मतलब ऐसे कह सकते हैं हम कि सरकार पे वो कहते हैं ना उसको नजर जमाए बैठे, उसका टर्म यूज होता है, वो याद नहीं आ रहा कौन सा टर्म होता है, याद आएगा जब बताएंगे। अब होगी पार्ट 6 की बात। किसकी? पार्ट 6 की, जिसमें हम क्या बात करेंगे? स्टेट्स। वही चीजें रहेंगी, उसी की तरह अलग अलग चैप्टर्स की बात होगी इसमें। सबसे पहले जो इसका चैप्टर 1 है वो किसकी बात करेगा? डेफिनेशन की। किसकी डेफिनेशन की? स्टेट। ठीक है। दूसरा चैप्टर किसकी बात करेगा? एग्जीक्यूटिव। किसकी बात करेगा? एग्जीक्यूटिव। जैसे वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, यहाँ कौन होंगे? गवर्नर। कौन होंगे? गवर्नर की बात होगी एग्जीक्यूटिव में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी? CM की। CM की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसकी बात होगी। चैप्टर 3 एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, उसके बाद होगी स्टेट लेजिस्लेचर की बात। इसकी बात होगी स्टेट लेजिस्लेचर की। चैप्टर 4 इसमें बात होगी स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा ऑर्डिनेंस।
चैप्टर 5 में बात होगी हाई कोर्ट्स की। चैप्टर 6 में बात होगी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। इसकी बात होगी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। क्लियर है? आर्टिकल लिख लेते हैं इनके। डेफिनेशन, पहला आर्टिकल है इसका आर्टिकल 152। यहां पर आर्टिकल है, इसके नीचे लिख दे रहा हूं मैं आर्टिकल, ठीक है ना। इसके आर्टिकल है 153 टू 212। ना 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 153 टू 212 नहीं है, इसका आर्टिकल है 153 टू 167। 153 टू 167 यहाँ बात है। इसके यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे, इसके आर्टिकल हैं 168 टू 212। फिर ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल 213। हाई कोर्ट्स की बात, आर्टिकल 214 टू 237, 214 to 231, and then subordinate courts article 233 to 237। नोट करिए, किसमें, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आज भी 395 ही आर्टिकल्स हैं, लेकिन हर आर्टिकल के सब क्लॉज जुड़ गए हैं। जैसे तुमने बहुत सारे आर्टिकल, जैसे मैंने बताए थे, आर्टिकल आया था 51A, तो आर्टिकल तो 51 ही है, लेकिन उसमें एक सब क्लॉज जुड़ गया 51A, ठीक है। तो अगर इन सब क्लॉज को अगर हम ऐड कर ले तो अब आर्टिकल हमारे हैं 450 से ज्यादा, 450 प्लस आर्टिकल्स हैं। सब क्लॉज को जोड़ लें, मेन आर्टिकल देखें तो वो 395 है, उन्हीं के अंदर सब क्लॉज जोड़ लिए हमने। जैसे 51A, ठीक है ना, 323A, 323B ट्रिब्यूनल्स का है, आगे पढ़ोगे अभी पार्ट आएगा जब, ठीक है ना। तो ऐसे सब क्लॉज जोड़ के देखें तो 450 से ज्यादा आर्टिकल हो चुके हैं, वैसे 395 ही है, ठीक है। अब बीच बीच में कंफ्यूजन होगा, जैसे यहाँ से आर्टिकल 214 टू 231 में हाई कोर्ट्स की बात हुई है, 232 गायब है, 233 से 237 की बात हुई है। तो जो 232 गायब है वो 232 कहीं मतलब खत्म हो गया, उसमें कुछ प्रोविजन होगा जो खत्म कर दिया गया था। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। सेम चीज है, इसमें समझाया मैंने तुम्हें, जैसा यूनियन में था वही सेम प्रोसीजर है, ठीक है ना। डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन, एग्जीक्यूटिव गवर्नर की बात, सीएम की बात, उसकी स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसीजर की बात, ऑर्डिनेंस, यहाँ पे गवर्नर ला सकता है ऑर्डिनेंस, गवर्नर के पास पावर है स्टेट में। हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स का क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके जजेस कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, उनको रिमूव कैसे किया जाएगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे उनका क्या प्रोसीजर होगा, उनके जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, क्या रहेगा, वो सारी चीजें आर्टिकल लिखी दिए हैं मैंने। क्लियर? नोट कर लो इसे, फिर इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर है ना, 8 नंबर है ना, 8 भी 8th ही है। मैंने तो बताया पार्ट 7 नहीं पढ़ेंगे हम, पार्ट 7 नहीं पढ़ेंगे, पार्ट 19 नहीं पढ़ेंगे और पार्ट 22 नहीं पढ़ेंगे। 22 ये 3 पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे। तो 7 पार्ट हमने छोड़ा, हम आ गए पार्ट 8 पर। पार्ट 8 किसकी बात करता है, यूनियन टेरिटरीज की। किसकी? यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं इनको समझ लो अच्छे से। बात कहां से लेकर कहां तक होती है इसमें, आर्टिकल 239 टू 242 तक, ठीक है। देखो यूनियन टेरिटरी समझ लेते हैं पहले क्या होती हैं। ऐसे एरियाज जिनको ना तो स्टेट बनाया जा सकता है क्योंकि वो एरिया में उतने बड़े नहीं है, ठीक है, ना ही उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि उनको किसी स्टेट में हम ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हो। ऐसे एरियाज, ऐसे छोटे छोटे एरियाज जो ना तो हम उनको किसी स्टेट में ऐड कर सकते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं ना ऐड करने के पीछे, हो सकता है उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया का जो कल्चर हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है, उसकी जो हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस हो वो बिल्कुल अलग रही हो, कल्चर बिल्कुल अलग रहा हो, ठीक है, और ज्योग्राफिकल लोकेशन तीसरी वो कुछ डिफरेंट हो, ऐसे छोटे एरियाज। तो जिसको हम ना तो खुद स्टेट बना सकते हैं ना ही किसी दूसरे स्टेट में ऐड कर सकते हैं, ऐसे एरियाज को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी ऐसा क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया जाता है जिसमें डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है।
कौन रूल करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके माध्यम से, किसके मीडियम से करती है? या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करती है या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है। जैसे आपने देखा था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चंडीगढ़ के कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है ना। अब तुम देख लो जितनी भी यूनियन टेरिटरी है वो दिल्ली है, वो तो कैपिटल है, उसको किसी स्टेट में ऐड नहीं कर सकते हम, वो कैपिटल है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्लियर है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है, लेकिन अपने आप में उसे यूनियन टेरिटरी भी बनाए रखा गया है, क्योंकि वो एक वेल प्लान सिटी थी जिसको बाद में बनाया गया। ठीक है, पूरा डिजाइन किया गया हाईटेक सिटी, तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया अलग से। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पूरा एक अलग आइलैंड है, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसमें 500 से ज्यादा आइलैंड है छोटे छोटे, उन सबको मिलाकर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोला जाता है। तो उसको किसी स्टेट में ऐड तो कर नहीं सकते, समुद्रों के बीचों बीच में है वो, अलग यूनियन टेरिटरी है। ऐसी दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव थे, पहले अलग अलग थी, अब एक कर दी हैं दोनों को, पता है ना, दोनों यूनियन टेरिटरी एक हो गई हैं। ऐसी लक्षद्वीप है, ऐसी पुडुचेरी है। हाँ, सिलवासा इसी की, दादरा एंड नगर हवेली की। क्लियर है। तो समझ में आ गई यूनियन टेरिटरी कैसे एरियाज होते हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती है, और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, छोटे एरियाज होते हैं जो ना तो किसी स्टेट में ऐड करे जा सकते, ना ही क्या कहते हैं इनको खुद स्टेट बनाया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटिव के मीडियम से इसमें डायरेक्ट रूल करती है। क्लियर। अब आ जाओ, ये तो पार्ट हो गया 8th। अब बात होगी पार्ट 9th की। किसकी? पार्ट 9th की। इसमें किसकी बात होती है? पंचायत की। किसकी? पंचायत की। ठीक है। आर्टिकल 243। अब देखो इसमें कितने सारे सब क्लॉज जुड़े हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, बताने वाली एक चीज और है, ये जो पार्ट 9th है ना हमारा, ये शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे? मैं बताऊं कैसे नहीं था। पार्ट 9 तो था, बात अलग हो रखी थी, इसमें कुछ अलग चीजों की बात थी। बाद में बहुत आगे चलकर पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया था, वो तुम आगे पढ़ोगे। 73rd अमेंडमेंट हुआ था, 74th अमेंडमेंट हुआ था, उससे जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली वो मान्यता दे दी थी, कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है ना, तब ऐड हुए थे। तो पंचायतों की बात आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक होती है, मतलब 243, 243A, 243B, 243C ऐसे लेकर ओ तक होती है। टोटल कितने आर्टिकल हो जाते हैं? 15 या 16 हो जाते हैं, है ना। क्लियर है। अब इसी में पार्ट 9th का एक और पार्ट जोड़ा, क्या बोला गया उसे? पार्ट 9th A। क्या बोला गया? पार्ट 9th A, जिसमें किसकी बात हुई? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। किसकी? म्युनिसिपल ठीक है। आर्टिकल 243G नहीं, रुकिए रुकिए, 243P से लेकर के बात हुई थी 243GH GT GE GF नहीं GT। चलो इसे बताता हूँ मैं अभी कहाँ तक हुई थी बात, आगे देखो। पार्ट 11th 9th B, इसमें बात हुई कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। किसकी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। इन्हें समझ लेंगे पहले। आर्टिकल 243
GH से लेकर के 243 GT GE तक बात होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे क्या होती है, देखेंगे। अब इसको देख लो पहले, इन्हें समझ लो। यूनियन टेरिटरी तो हम लोग समझ गए, पंचायत का प्रोविजन समझते हो। गांव में पंचायतें होती हैं, एक ग्राम पंचायत में एक गांव या एक से ज्यादा गांव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, तो जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनमें 2 या 3 गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। क्लियर है। पंचायतों का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश इसलिए किया गया था कि जो रीजनल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वो रीजनल लेवल पर सॉल्व हो सके। जैसे गांव की जो समस्या है वो गांव के लोग ही अपने आप सुलझा लें, उसके लिए वो ऊपर तक उन्हें चक्कर ना लगाने पड़े, लोगों से रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। अब गांव में पक्की क्या कहते हैं, गलियां, जो गलियां होती हैं, है ना, जिनको आप खरंजे बोलते हैं एक तरीके से, वो पक्के करना, गांव में नाली बनना, साफ सफाई की सुविधा रखना, गांव में कोई हेल्थ सेंटर खुलना, ठीक है। और भी गांव के रीजनल लेवल पर जैसे वाटर अवेलेबिलिटी ना होना, तो पानी की समस्या है तो उसको सुलझाना। तो जो रीजनल लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उनको रीजनल लेवल पर सुलझाने के लिए पंचायतों का जो प्रोविजन था उसको कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। इससे क्या हुआ, हर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम जो कि 5 साल का होता है, हर 5 साल पे वहां पे चुनाव होते हैं। गांव का एक प्रधान चुना जाता है, उसके 5 पंच होते हैं जिन्हें हम सरपंच बोलते हैं, होते हैं कि नहीं, ठीक है ना। वो सब जगह, अच्छा ये प्रोविजन एस्टेब्लिश तो कर दिया, अब स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया कि वो अपने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी स्टेट में कुछ अलग प्रोविजन होते हैं, कहीं पर ग्राम प्रधान को कुछ और बोला जाता है, कहीं पर प्रधान बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो प्रोविजन अलग अलग है। पंचायत 3 टायर स्ट्रक्चर है, ये भी पता होना चाहिए। 3 टायर मतलब सबसे ऊपर लेवल पर है जिला परिषद, बीच लेवल पर है ब्लॉक लेवल जिसे हम पंचायत समिति बोलते हैं, और तीसरे लेवल पर है ग्राम पंचायत। क्लियर है। 3 टायर स्ट्रक्चर है। पार्ट 9 थे 243 टू 243 हो। 9 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कोऑपरेटिव्स की बात होती है, यानी कि जो शहरों की जो अर्बन सोसाइटीज हैं उनके लिए नगर निगम, नगर पालिका, सुना है ना, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो होती हैं इनकी बात कहाँ की गई है, पार्ट 9 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश कर दिया गया, इनका भी हर 5 साल के रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होता है। जैसे कि अभी इलेक्शन बस होने ही वाले हैं इसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। अब मथुरा में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मथुरा में क्या पूरे यूपी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है ना। मथुरा क्या है, नगर निगम है, पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जहाँ की पॉपुलेशन कम होती है वो नगर पालिका होता है, जहाँ की ज्यादा होती है वो नगर निगम होता है, जहाँ की उससे भी ज्यादा होती है वो उसे वो बोलते हैं महानगर पालिका बोल देते हैं उसे, ठीक है ना। हमारा नगर निगम है, ठीक है। इसकी बात 243 पी से 243 GH तक होती है। कहां तक होती है देखेंगे अभी। 9th बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जैसे कुछ लोग, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, यूनियन बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं, ऐसी ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं। यानी कुछ लोग मिलकर, जैसे कुछ लोग ये समझ लो जैसे दूध है, दूध बेचने वाले हैं, क्या है, दूध बेचने वाले हैं। गुजरात में जितने भी दूध बेचने वाले थे वो सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ आते हैं और अपनी एक यूनियन बना लेते हैं। वही यूनियन आज इंडिया की सबसे बड़ी मिल्क प्रोडक्ट्स की कंपनी है, जिसे आप अमूल नाम से जानते हैं। किस नाम से, अमूल नाम से। वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में ही उसकी शुरुआत हुई थी। किस रूप में शुरुआत हुई थी उसकी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में। यानी कि एक जैसे काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे आप भी दूध, मतलब कोई इंसान दूध बेच रहा है, ऐसे दूध बेचने वाले सारे लोग हैं, तो वो लोग आपस में तय करते हैं कि हम लोग इकट्ठा होके एक साथ काम करते हैं। सब एक ही काम कर रहे हैं तो सब इकट्ठा होकर काम करते हैं, यानी सब अपना अपना प्रोडक्शन जिसके यहाँ जैसे जैसे मतलब जैसे भी वो काम करते हैं उसको इकट्ठा होकर सेल करें, जो भी काम हो। तो वो क्या हो रहा है, वो कोऑपरेटिव, यानी कि सहयोग करके एक दूसरे का, एक उन्होंने सोसाइटी बना ली है अपनी लोगों की, अपना एक कम्युनिटी बना ली है और उसके रूप में वर्क कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो अमूल है ना, अमूल वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में शुरू हुआ था गुजरात में। जितने भी दूध बेचने वाले थे, मतलब दूधिया लोग जो होते हैं, दूध बेचने वाले, या जिन लोगों के पास गाय भैंसें थी, जो डेयरी का काम करते थे, उन सबको एक साथ ले आए वो, और एक साथ आगे इकट्ठा काम करने लगे। वो एक यूनियन के रूप में काम करने लगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में। आज वो इंडिया की सबसे बड़ी मिल्क प्रोडक्ट कंपनी है अमूल। फुल फॉर्म पता है इसकी क्या, आनंद मिल्क यूनिवर्सल लिमिटेड। क्लियर है। ए देखिए इधर, ये सारी चीज समझ ली। पंचायत क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या इसको म्युनिसिपैलिटीज भी बोल देते हैं।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जगह आप ऐसे लिख लेना म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज में तीनों चीज कवर हो जाती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है नगर निगम नगर पालिका, ठीक है ना। एक इनसे बड़ी होती है महानगर पालिका, उसे बीएमसी बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे मुंबई, बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं, लखनऊ में तो नहीं, लखनऊ में तो नगर निगम ही है, ठीक है ना। लेकिन जैसे मुंबई बहुत बड़ा शहर है जहाँ की आबादी 2 करोड़ है, समझ रहे हो ना, 2 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है जिस शहर की। ऐसे शहर जो मेट्रो शहर हैं, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, ऐसे शहरों में होती है बड़ी बीएमसी, जिन्हें हम बोलते हैं महानगर पालिका, ठीक है। तो इसमें तीनों कवर हो जाती है जो बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज। क्लियर है। आर्टिकल 243 पी टू 243 जेड जी, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243 जेड एच टू 243 जेड टी। तो इतना क्लियर है, समझ में आ गया पंचायत क्या होती है, म्युनिसिपैलिटीज क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, और कौन से पार्ट में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। क्लियर है इतनी बात। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल करेंगे आगे से, कल पढ़ेंगे पार्ट 10 से।